स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जैन संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन। देश भर में वर्ष भर चलेगा आयोजन। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू किया मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। मामले पर सियासत जारी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड के नवनिर्मित सहकारी परिसर का करेंगे लोकार्पण। ट्रंप की ईरान को नई धमकी। सर्वोच्च नेता खामेनेई पर बोला हमला। कहा ईरान अगर फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है तो दोबारा बमबारी करेगा अमेरिका। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान मास्टर्स का जीता खिताब। 3 स्थान की छलांग लगाकर विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे। तो ये थी अहम सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उद्घाटन समारोह में देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य, आध्यात्मिक नेता, सांसद, संवैधानिक अधिकारी, विद्वान, युवा प्रतिनिधि और अन्य प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होंगे। समारोह का आयोजन जैन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती पर किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष आज से 22 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा। साल भर चलने वाले इस समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक पहल की जाएंगी। समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के संदेश का प्रसार करना है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता विषय पर 50 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने कई दशकों तक नंगे पांव भारतीय राज्यों की यात्रा की, साथ ही ध्यान, ब्रह्मचर्य और कठोर तपस्या का सख्ती से पालन किया। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृत, जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए काम किया और देश भर में प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अब बात बिहार से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। ये अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2025 को नियत तिथि मानते हुए संचालित किया जाएगा। बिहार में पिछला विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में शहरीकरण, प्रवासन, नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, मृतकों के नामों का अपडेशन न होना और अवैध नागरिकों के नाम सूची में होने जैसी तमाम समस्याओं के चलते ये पुनरीक्षण जरूरी था। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 26 जुलाई तक घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। हर मतदाता को गणना फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन voters.eci.gov.in पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही वहीं चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये दल वो हैं जिन्होंने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा और जिनका कोई पार्टी कार्यालय भी नहीं है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में ऐसी कितनी पार्टी हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है।
जल्द ही इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं जो निष्क्रिय हैं। इन दलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया भी चलाई गई थी, जिसके पहले चरण में इन 345 दलों को चिन्हित किया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा इन दलों को सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। किसी भी दल को डिलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। और वहीं देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई 3 दिनों के लिए नागपुर दौरे पर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कल एक समारोह में अपने दिल की बातें साझा की। नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीजेआई गवई को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई आज सुबह 11 बजे रविनगर स्थित विधि महाविद्यालय में संविधान उद्देशिका पार्क और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान अमित शाह गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बिंजोल गोधरा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अमित शाह अहमदाबाद के आद्रोड़ा जाएंगे, जहां मॉडल कोऑप विलेज के अंतर्गत आद्रोड़ा मंडली कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से नवनिर्मित सहकारी परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री जुवाल स्थित प्राथमिक विद्यालय का भी उद्घाटन करने के साथ फागंडी पंचायत भवन का भी उद्घाटन करेंगे। अमित शाह साणंद जीआईडीसी कॉलोनी की ओर से नवनिर्मित ऑक्सीजन पार्क में वृक्षारोपण कर कॉलोनी को ग्रीन और स्मार्ट बनाने के लिए साणंद जीआईडीसी के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। और डीडी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो भी जाएंगे और बाद में ब्राजीलिया में राज्य स्तरीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 जुलाई को पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर घाना जाएंगे। 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। घाना के राष्ट्रपति के साथ बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। ये यात्रा भारत और इकोवास एवं अफ्रीकी संघ के साथ संबंधों को गहरा करने का भी अवसर होगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगालू और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 4 से 5 जुलाई को राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की अपनी पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा पर जाएंगे। ये दौरा भारत की ग्लोबल साउथ के साथ रणनीतिक भागीदारी को विस्तार देने की दिशा में एक ठोस पहल
माना जा रहा है। वहीं ब्राजील रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और वो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा से विशेष बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। I have Ambassador of Brazil to India, Kenneth Nobrega, with me. Excellency, BRICS Summit is going to be held in your country. What do you think? What are the priorities of BRICS as you are the host? We have 6 priorities. The first is reform of global governance, which is a founding platform of BRICS, as you know. The second is climate change financing. The third is global regulation of artificial intelligence. The fourth is global health, achieving a growing partnership in terms of global health. The fifth is economic and financial integration among BRICS countries. And the last one is what we call BRICS institutional reform. Russia is in war with Ukraine for last 3 years. The newest member, Iran, has been in war with Israel recently, and there is ceasefire. So Americans are trying, but don't you think that BRICS, being a mammoth organization of 10 countries, can try and mediate a situation of stopping the war? We are looking for ways of bringing the parts together through dialogue, not through threats. That's the main point. We think that it's better to have an incremental progress than a hasty progress, basically. Right. Recently, there was an attack on India by terrorists in Pahalgam. Do you think that BRICS should take a united stand against terrorism? Yes, I think it should clearly condemn and point out that that states should maintain good practices, so to speak, when it comes to looking after the terrorist threat in its territories. Donald Trump became the president of United States. It is like a trade war, perpetrated by United States to all the countries. So do you think that in this BRICS summit, the member countries are going to take some stand so that this doesn't become a trade war? This kind of stability is what business needs to thrive and countries need to develop. So I think BRICS will make, a clear statement for multilateralism, abiding by the rules, rejecting unilateralism. How do you project the relationship between India and Brazil in coming years? Well, let me say that after BRICS Summit, Honorable Prime Minister Modi will make a state visit, a full-fledged state visit to Brazil. I think this will a visit where we will see how much the partnership has evolved in the last years. Do you think that we are going to sign some agreements, some MOUs in this visit? We are envisaging results in this field in energy, fight against terrorism, intellectual property, health, cooperation in the field of agriculture, among other. और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज से 50 वर्ष पहले इस देश में संविधान पर संकट आया था और तब इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों को पूरी बेदर्दी से कुचल दिया गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश पर थोपा था। और डीडी न्यूज़ लाया है एक स्पेशल सीरीज इमरजेंसी एट 50, और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसा था और इसके शिकार बने थे महान गायक किशोर कुमार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। ये वो आवाज है जिसका हर हिंदुस्तानी दीवाना था। ये आवाज हर भारतीय के दिल में बसती थी।
लेकिन किशोर कुमार की इस खूबसूरत आवाज को भी इमरजेंसी के दौरान बंद करवा दिया गया था। आपातकाल में सरकार ने 6 महीने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया था। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? दरअसल किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के कहने पर एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। ये हुआ कि संजय गांधी ने अपने नेतृत्व में दिल्ली के अंदर एक गीतों भरी शाम का आयोजन किया। बॉम्बे से बहुत सारे सितारों को बुलाया गया, लेकिन कुछ सितारों ने वहां आने से मना कर दिया। उनमें एक थे गायक किशोर कुमार। ये बात संजय गांधी तक पहुंची, बाद में ये बात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची, तो उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि किशोर कुमार का कोई भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रसारित नहीं होगा और दूरदर्शन पे भी प्रसारित नहीं होगा। जो चित्रहार के अंदर गाने आते थे उसमें जिसमें भी किशोर कुमार का स्वर होगा वो गाना बिल्कुल प्रसारित नहीं होगा। यानी किशोर कुमार पूरी तरह रेडियो और दूरदर्शन से बैन। फरवरी 1975 में ये फिल्म लगी थी और अच्छे से चल रही थी। 20 महीने जब फिल्म को चलते चलते हो गए तो अचानक ये कहा गया इस फिल्म को प्रतिबंध कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जो नायिका है सुचित्रा सेन, वो इंदिरा गांधी का लुक है उसमें, और इस फिल्म की कहानी भी इंदिरा गांधी की जो व्यक्तिगत जीवन की कहानी है उससे मिलती है। क्योंकि सुचित्रा सेन बिल्कुल चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बैठने का अंदाज, और यहाँ तक कि जो उनके बाल थे, जिस तरह इंदिरा गांधी के उस समय यहाँ बालों में थोड़ी सफ़ेदी थी, तो सुचित्रा सेन के बालों में भी यहाँ थोड़ी सफ़ेदी दिखाई गई। और जब गुजरात के चुनाव में ये कहा गया कि आप मिलिए इंदिरा गांधी से, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ख़राब हुआ और कांग्रेस सरकार चौंकी और इन्होंने कहा कि नहीं, इस फिल्म को तुरंत बैन कर दीजिए। ये कहानी उनसे मिलती है। इमरजेंसी के दौरान एक ऐसी फिल्म भी आई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को इतनी चुभी कि उसके प्रिंट तक जलवा दिए गए। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का, जो एक पॉलिटिकल सटायर थी। इस फिल्म में गरीबी हटाओ के नारे और नसबंदी योजना जैसे अभियानों का भी जिक्र किया गया था। अमृतलाल नाटा की पिक्चर किस्सा कुर्सी का, ये फिल्म सेंसर के पास गई तो उसमें वो देखा कि इसके अंदर जो कुछ व्यंग थे, राजनीतिक व्यंग थे, कुछ कटाक्ष थे, और उसमें कुछ जो संजय गांधी की योजनाएं थी, जो पंचसूत्रीय कार्यक्रम था, उनका भी परिवार नियोजन का खास तौर से कुछ मजाक सा उड़ाया गया था। लेकिन वो एक हल्का सा वो था, कोई ये नहीं कि आप उस पर जिस तरह फिल्मकार बनाते हैं, जिस तरह कॉमेडी फिल्म बनती है उस तरह का होता है, तो उस तरह उसके अंदर कुछ दिखाया गया था। तो ये जब सेंसर बोर्ड के पास गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रोक दिया कि इस फिल्म को बिल्कुल पास नहीं करेंगे। और सिर्फ रोका ही नहीं, उस समय जो विद्याचरण शुक्ल थे उन्होंने इस फिल्म के प्रिंट तक जला दिए कि आगे ये फिल्म कभी दिखाई ना जाए। इमरजेंसी का प्रकोप ऑल टाइम सुपर डुपर हिट फिल्म शोले ने भी झेला था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने शोले की कहानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करवाया था। आपने इस फिल्म में क्लाइमेक्स में देखा होगा कि डाकू गब्बर सिंह और ठाकुर बलदेव सिंह की आखिरी में लड़ाई होती है और ठाकुर गब्बर सिंह को घायल करके उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये शोले की ओरिजिनल कहानी नहीं थी। ओरिजिनल शोले में ठाकुर अपने कील लगे जूते से गब्बर सिंह का गला दबाकर मार देते हैं।
और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओडिशा की, जहां पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में कल सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ खींचा गया और इसके बाद सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ खींचे गए। बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया। सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए। सूर्यास्त के बाद रथ खींचे नहीं जाते हैं और ऐसे में दूसरे दिन यानी कि आज रथ यात्रा की फिर से शुरुआत होगी। दूसरे दिन की रथ यात्रा के लिए पूरी जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल, एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, चिकित्सा स्टाफ और पानी की व्यवस्था की गई है ताकि इस महापर्व के दूसरे चरण को सुरक्षित रूप से संपन्न किया जा सके। ये रथ यात्रा आज 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ गुंडीचा मंदिर में ठहरेंगे। उनके साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरों का। इजराइल ईरान के बीच 12 दिन तक चले युद्ध और संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने का काम जारी रख रहा है तो वो उस पर एक और सैन्य हमले का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से उम्मीद करते हैं कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाया तो अमेरिका बिना ज्यादा कुछ सोचे ईरान पर फिर से बमबारी कर देगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ समझौते पर बातचीत को एक तरफा रूप से रोकने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा ने अमेरिकी तकनीकी फर्मों पर नए टैक्स लगाकर खुला हमला किया है, इसलिए उसके साथ व्यापार समझौते की सारी बातचीत रोकी जा रही है और अगले सप्ताह तक वो कनाडा पर नए टैरिफ की भी घोषणा करेंगे। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांकोइस फिलिप कैंपेन ने 19 जून को घोषणा की थी कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ता के बावजूद उनका देश अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर 30 जून से नए टैक्स लगाने की अपनी योजना को टालने नहीं जा रहा। जिन कंपनियों पर टैक्स लगाया गया है उनमें अमेजॉन, मेटा, गूगल, एप्पल शामिल हैं। और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के नोजरबेक को उच्चेस कप मास्टर्स के अंतिम दौर में काले मोहरों से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। इस जीत के साथ प्रज्ञानंद की लाइव रेटिंग 2778.3 हो गई। इससे भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्व नंबर 4 बन गए। 19 वर्षीय खिलाड़ी 3 पायदान की छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वो अपने हमवतन और विश्व चैंपियन डी गुकेश से आगे हैं, जिनके 2776.6 रेटिंग अंक है। और साइबर अपराध आजकल आए दिन चर्चा में रहते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पिछले साल अकेले भारत में ज्यादा साइबर अपराध बढ़ गए हैं? और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। फिशिंग, हैकिंग और डाटा चोरी जैसे तमाम अपराधों ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है और इसीलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है। साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीकी मसला नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। पहले जब एआई का थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हुआ था, जनरेटिव एआई का, मुझे आपका लगभग 10 मिनट्स का ऑडियो चाहिए होता था और उससे आपका वॉइस क्लोन हो जाता था। आपके वॉइस में मैं कुछ भी बुलवा सकता था 10 मिनट्स के ऑडियो में। धीरे धीरे वो टाइम घटते घटते 1.5 मिनट पहुंच गया। अब वो टाइम 15 सेकंड्स चला गया। अब 15 सेकंड्स का किसी का ऑडियो अरेंज करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नॉर्मली भी आपको कॉल कर दे और आप कॉल उठा लें तो 15 सेकंड्स ऑडियो दे कैन ईजिली गेट। पहले बहुत सारा डाटा चाहिए होता। अब धीरे धीरे हम ऐसी स्टेज पे जाते जा रहे हैं कि अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी एआई टूल को, तो वो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। तो अभी जो कंपनीज हैं वो वर्क भी कर रही हैं। MIT का नोटिफिकेशन भी था कंपनीज के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कि आपके पास एक डीफेक डिटेक्शन बैकएंड में होना चाहिए। तो कैसे बचें इन साइबर धोखाधड़ी के हमलों से, कैसे पहचानें इसके संकेत और कैसे करें अपना बचाव, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात कि किस तरह पुलिस के साथ साथ तमाम सरकारी एजेंसियां भी साइबर अपराधियों के खिलाफ ले रही हैं एक्शन। अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी
AI टूल को, तो वो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके, बिना उन्हें उनका गलत फ़ायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। तो देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।